स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का गायत्री कॉलेज सांचौर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में। आज की ये क्लास बीएससी पार्ट 3 के लिए है, जिसके अंतर्गत पढ़ेंगे हम बॉटनी का एक टॉपिक। प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री नामक पेपर से है। ये सेकेंड पेपर होता है और ये टॉपिक प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड है। इसका नाम है मिनरल न्यूट्रिशन अथवा खनिज पोषक। विद्यार्थियों, पादप अपनी उपापचयी क्रिया को संपन्न करने के लिए जल और पोषक तत्व जड़ के माध्यम से मृदा से प्राप्त करता है। इन्हीं पोषक तत्वों की सहायता से ये उपापचयी क्रिया में प्रयुक्त होने वाले और निर्मित होने वाले विभिन्न प्रकार के उत्पादों का निर्माण करते हैं। इन्हीं ही उत्पादों से प्लांट बॉडी का निर्माण होता है। प्लांट में उपापचयी क्रिया को संपन्न करने के लिए विभिन्न हार्मोन और एंजाइम का संश्लेषण होता है, जिससे पादप अपनी दैनिक जीवन क्रिया को आसानी से संपन्न करता है। और यही पोषक तत्व पादप से खाद्य पदार्थ के रूप में प्राणियों में स्थानांतरित होता है। तो पोषक तत्वों को कंज्यूम करने का कार्य मुख्य रूप से पादप करते हैं। पादपों में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, इन पोषक तत्वों का कार्य क्या होता है, अथवा इनकी अनुपस्थिति में पादपों में कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं, इसके बारे में हम आज के इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि आखिर पोषक तत्वों की आवश्यकता पादपों को होती है को कैसे वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया। प्रिय विद्यार्थियों, बीएससी पार्ट 3 की बॉटनी से संबंधित फिजियोलॉजी के कई वीडियोस इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। अपने टॉपिक को समझने के लिए उन वीडियोस का एक बार पुनः जरूर अवलोकन करें। जब हम पोषक तत्वों की आवश्यकता के बारे में या पोषक तत्वों का इतिहास के बारे में जानें, तो सबसे पहले ग्लोबर एवं जॉन मेयो ने 1656 के अंतर्गत ये बताया था कि साल्टपेट्री अथवा सोरा पादप की वृद्धि के लिए अत्यधिक आवश्यक होता है। इसी की सहायता से पादप ग्रोथ करते हैं या इनके मिलने से पादपों की वृद्धि अधिक तेजी से होती है। इसके बाद में 1699 में जॉन वुडवार्ड ने ये सिद्ध किया कि कुछ पोषक तत्व होते हैं जो पादपों की आवश्यकता होती है। इन्होंने अपने मत को परिभाषित करने के लिए पादपों को नदी के पानी में, वर्षा जल और कीचड़ में लगातार 77 डेज तक उगाया। 77 दिन के बाद में इन्होंने पाया कि कीचड़ में उगने वाले पादपों की ग्रोथ नदी के पानी और वर्षा के पानी में उगने वाले पादपों की तुलना में अधिक होती है। अर्थात कीचड़ में पाए जाने वाले कुछ विशेष संरचनाएं, विशेष तत्व होते हैं जो पादपों को प्राप्त होते रहते हैं। लेकिन इस समय इन परिणामों को स्पष्ट रूप से नहीं समझा जा सका, लेकिन आज हम आसानी से इसको परिभाषित कर सकते हैं।
इसके बाद में डी सेसर और लिबिंग का उल्लेख होता है। डी सेसर ने 1804 में अपनी एक पुस्तक रेसर्स केमिकोस सोला वेजिटेशन नामक पुस्तक, जो कि 1804 में पब्लिश हुई थी, इस पुस्तक में ये स्पष्ट किया गया कि पौधे मृदा में उपस्थित खनिजों पर निर्भर होते हैं और उन्हें अपनी जड़ द्वारा अवशोषित कर अपनी ग्रोथ को बढ़ाते हैं। इन्होंने स्पष्ट किया कि पादप राख प्लांटस में उपस्थित विभिन्न खनिज तत्व मृदा के द्वारा या मृदा से जड़ के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। इसके अलावा इन्होंने ये भी प्रूव किया कि नाइट्रोजन जैसे तत्व पादप की वृद्धि के लिए सर्वाधिक आवश्यक होते हैं। इसके बाद में 1940 में 1940 में लिबिंग ने डी सेसर के प्रयोगों की पुष्टि की और उसी दौरान लिबिंग ने एक नियम दिया था जिसका नाम है न्यूनतम उपभोग का सिद्धांत। इन 4 वैज्ञानिकों द्वारा किए गए कार्यों के द्वारा ये सिद्ध हो गया कि पादपों में खनिज पोषक आवश्यक होते हैं और पादप इन्हें जड़ से मृदा से जड़ द्वारा प्राप्त करते हैं। वृद्धि की सामान्य परिस्थिति में पादपों में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ प्राप्त होते हैं। अकार्बनिक मूल रूप से मृदा से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किए जाते हैं, जबकि उन्हीं कार्बनिक पदार्थों की सहायता से कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण पादप में उपापचयी क्रियाओं द्वारा संपन्न होता है। अकार्बनिक पदार्थों का मुख्य स्रोत होता है वो खनिज पदार्थ होते हैं और इन खनिज पदार्थ में उपस्थित तत्वों को ही खनिज पोषक कहा जाता है। इस प्रकार खनिज पदार्थों के द्वारा पोषण को ही हम खनिज पोषण या मिनरल न्यूट्रिशन कहते हैं। वायुमंडल में अथवा प्रकृति में पाए जाने वाले कई प्रकार के तत्व विभिन्न प्रकार के पादपों के लिए उपयोगी यौगिकों का निर्माण करते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट के लिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ में नाइट्रोजन व फास्फोरस प्रयुक्त होता है। एमिनो एसिड के लिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ में नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस प्रयुक्त होता है। न्यूक्लियोटाइड्स के निर्माण करने के लिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। लिपिड के लिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ में कुछ अन्य यौगिक जैसे फास्फोरस हैं। एंजाइम्स बनाने के लिए भी विभिन्न प्रकार के अखनिज पोषक तत्व और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस प्रयुक्त होते हैं। तो पादप के मुख्य घटक जिसमें अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, पोरफायरिन्स और लिपिड तथा एंजाइम्स को निर्मित करने के लिए विभिन्न प्रकार के अखनिज पोषक तत्व कम मात्रा में अथवा अधिक मात्रा में प्रयुक्त होते हैं। पादपों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के खनिज पोषक तत्व और अखनिज पोषक तत्वों की उपस्थिति को और उनकी मात्रा की कितनी मात्रा में प्रयुक्त होते हैं, कौन से लक्षण होते हैं, इसको सिद्ध किया था नॉपर सॉक्स ने अपने हाइड्रोपोनिक्स प्रकार के प्रयोग के द्वारा। इस लिक्विड संवर्धन के द्वारा इन्होंने ये बताया था कि पादपों के लिए कौन कौन से तत्वों की आवश्यकता होती है। इसके बाद में रॉबिन्सन व एडिजिनेसन्स ने 1945 में तत्वों को आवश्यकता के अनुसार
मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड किया। प्रकृति में जितने तत्व पाए जाते हैं उसमें से पादपों के लिए कौन से आवश्यक होते हैं, कौन से अनावश्यक होते हैं, दो भागों में डिवाइड हुआ। एक तो होता है नॉन एसेंशियल और दूसरा होता है एसेंशियल। जिन तत्वों की पादपों को अपनी वृद्धि के लिए विशेष आवश्यकता नहीं होती उनको नॉन एसेंशियल माना गया, जबकि जिनके लिए आवश्यक होता है वो कहलाता है एसेंशियल। कोबाल्ट, वेनेडियम जैसे तत्व नॉन एसेंशियल होते हुए भी पादपों की वृद्धि में प्रयुक्त होते हैं। आवश्यक तत्व या एसेंशियल एलिमेंट को अवशोषण के आधार पर फिर दो भागों में विभक्त किया गया। एक कहलाता है नॉन मिनरल्स और दूसरे हैं मिनरल प्रकार के। खनिज पोषक और अखनिज पोषक। अखनिज पोषक की श्रेणी में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रखे गए, जबकि मिनरल्स टाइप के न्यूट्रिशंस को या एलिमेंट को पुनः आवश्यकता के अनुसार अथवा प्लांट बॉडी की कितने भाग को निर्मित करते हैं इसके आधार पर मैक्रो एलिमेंट और सेकेंड नंबर का माइक्रो एलिमेंट में डिवाइड किया। मैक्रो दीर्घ पोषक तत्व या गुरु पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। दीर्घ पोषक तत्व वे तत्व कहलाते हैं जो पादप भाग के 0.05 से लेकर के 1% भाग बनाते हैं, और माइक्रो में उन्हें रखा गया है जो प्लांट बॉडी का 0.005% पार्ट को निर्मित करते हैं। क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्वारा ही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड का निर्माण होता है, इसके साथ में न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण होता है जो पादप भाग का मुख्य भाग का निर्माण करते हैं। इसलिए इनको भी मैक्रो एलिमेंट की श्रेणी में माना जाता है। क्योंकि एसेंशियल एलिमेंट को अवशोषण के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया था, इसलिए दो पार्ट बनाए गए। लेकिन जब कार्य के आधार पर या आवश्यकता के आधार पर रखेंगे तो ये तीनों तत्व भी मैक्रो एलिमेंट की श्रेणी में आते हैं। मैक्रो एलिमेंट भी पुनः आवश्यकता के आधार पर दो भागों में डिवाइड किए जाते हैं। वे तत्व जिनकी आवश्यकता पादप को सबसे ज़्यादा होती है, उनके बिना कोई भी उपपक्षी क्रिया या उपयोगी यौगिक का निर्माण नहीं होता, उनको प्राइमरी नाम देते हैं। जैसे KNP, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस। हमें पता है कि नाइट्रोजन के द्वारा ही न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण होता है। फास्फोरस ATP के संश्लेषण में या ATP के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले कार्बनिक यौगिक का एक भाग है। तो इनके बिना जब तक न्यूक्लियोटाइड से DNA RNA का निर्माण नहीं होगा तब तक उपपक्षी क्रिया संपन्न नहीं होगी। इसीलिए इनको प्राइमरी मैक्रो एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में प्रयुक्त होने वाले तत्व सेकेंडरी प्रकार के, जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर को इन्वॉल्व किया गया है। इस प्रकार से 3 तत्वों नॉन मिनरल्स के और 6 तत्व मिनरल्स के मिलाकर के कुल 9 तत्व बनते हैं। कितने बनेंगे? 9 तत्व। इन 9 को मैक्रो एलिमेंट रखा गया है। इसके साथ में फेरम, कौन सा? फेरम एक ऐसा तत्व है जिसकी मात्रा मैक्रो एलिमेंट और माइक्रो एलिमेंट के बीच की होती है, अर्थात उसकी मात्रा मैक्रो एलिमेंट से कम होती है लेकिन माइक्रो एलिमेंट से अधिक होती है, इसलिए इसको मध्यवर्ती तत्व के रूप में माना गया। और ये मध्यवर्ती तत्व 2 प्रकार के हैं, एक तो है फेरम और दूसरा है बोरॉन। सबसे ज़्यादा आवश्यक होती है वो फेरम है, इसीलिए कुछ वैज्ञानिकों ने इन फेरम को भी मैक्रो एलिमेंट के साथ में रखा हुआ है। अर्थात कुल 10 प्रकार के तत्व हैं वो मैक्रो एलिमेंट प्रकार के, जबकि शेष 6 प्रकार के तत्व जिंक, कॉपर, बोरॉन, मोलिब्डेनम, सिलिकॉन, मैंगनीज और क्लोराइड जैसे तत्व जिसकी आवश्यकता पादप के लिए कम होती है, इनको माइक्रो एलिमेंट्स के रूप में पढ़ा जाता है। इसके अलावा एक और तत्व आता है जिसको हम निकिल कहते हैं, जो भी खोजा गया है, यूरिक एंजाइम का एक घटक होता है, भी माइक्रो एलिमेंट्स के रूप में पढ़ा जाता है। इस प्रकार से कुल 10 ये
और 6 ये 16 और एक निकिल 17, 16 प्लस 1 कुल 17 तत्व होते हैं, वो आवश्यक तत्वों के रूप में पढ़े जाते हैं। यदि हम निकिल को नहीं पढ़ते हैं तो कुल 16 तत्व होते हैं, वो आवश्यक तत्वों के रूप में। इसके अतिरिक्त जितने भी प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं वो पादप की उपापचय के लिए आवश्यक नहीं होते, इसलिए इसको नॉन एसेंशियल एलिमेंट के बारे के द्वारा उसको पढ़ा जाता है। हमें मुख्य रूप से मिनरल न्यूट्रिशन में इन 16 प्रकार के तत्वों का डिस्कस करना है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कौन सा तत्व, जैसे फॉर एग्जांपल पोटेशियम का अवशोषण पादप में किस रूप से होता है। सेकंड नंबर, ये कार्य क्या करता है, इसकी कमी से क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं, इसकी अधिकता से क्या लक्षण उत्पन्न होता है। यदि मिट्टी के अंदर इसकी अधिकता हो जाती है तो ये पादप की उपापचय क्रियाओं को किस प्रकार से प्रभावित करता है। इस प्रकार के इन एक एक तत्वों को हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम ये पढ़ते हैं कि पादपों में मिनरल न्यूट्रिशन की आवश्यकता को कैसे प्रदर्शित किया जाता है अथवा कैसे प्रायोगिक कार्य के द्वारा इन्हें कैसे पढ़ा जाएगा, कैसे इनके बारे में जिक्र किया जाएगा, इसके बारे में। इन टॉपिक को पढ़ने से पहले हम इन तत्वों का थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। क्या है ये? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस पादपों में अनिवार्य रूप से पाए जाते हैं। लगभग संपूर्ण भार का 60% भाग बनाते हैं, इसलिए इन तत्वों को संरचनात्मक तत्वों के रूप में भी मानते हैं। Fe और बोरॉन, फेरम और बोरॉन को मध्यवर्ती तत्व के रूप में मानते हैं। मैग्नीज, फेरम, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, मैग्नीज और मोलिब्डेनम को अपचयन, उपचयन नियंत्रक या ऑक्सीडेशन रिडक्शन कंट्रोलर तत्व के रूप में उसको माना जाता है। जबकि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, फास्फेट, कार्बोनेट, ब्रोमीन और नाइट्रेट जैसे विभिन्न प्रकार के रेडिकल्स और आयंस प्रासरणीय सांद्रताओं के नियामक अथवा वैद्युत अपघटनीय साम्यावस्था को नियमन करने में सहायक होता है। अखनिज पोषक तत्वों में से कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो उत्प्रेरक भूमिका निभाते हैं, कैटालिटिक रोल निभाते हैं, जैसे फेरम, कॉपर, मैग्नीज, जिंक, आयोडीन, सल्फर, मोलिब्डेनम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और कोबाल्ट। इनमें से कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कोबाल्ट, जिंक, कॉपर और मोलिब्डेनम एंजाइम एक्टिवेटर के रूप में कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से प्रकृति में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के तत्व पादपों में कई प्रकार के कार्य को संपन्न करते हैं। अब मैं आपसे यदि प्रश्न पूछता हूँ कि ऐसे कौन से तत्व हैं जिनको संरचनात्मक तत्व के रूप में माना जाता है, तो इसका सीधा सा आंसर क्या होगा? वे तत्व जो इसकी प्लांट बॉडी को निर्मित करने में सहायक होते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, मैग्नीज, फास्फोरस इत्यादि। इसके अतिरिक्त कई तत्व ऐसे भी होते हैं जो स्टोरेज एलिमेंट के रूप में काम आते हैं, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस। तो एक ही प्रकार के तत्व कई प्रकार के रोल अदा कर सकते हैं। तो हमने आज इस टॉपिक के अंतर्गत ये पढ़ा है कि मिनरल्स न्यूट्रिशन होते क्या हैं और ये कितने भागों में डिवाइड होते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पादपों में कैसे ये प्रदर्शित किया जाएगा कि इस पादप में
उत्पन्न होने वाले पर्टिकुलर लक्षण किसी विशिष्ट तत्व की कमी अथवा अधिकता से संपन्न होते हैं। इसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? प्लांट न्यूट्रिशन स्टडी मेथड पढ़नी पड़ेगी, और वो मेथड होगी पादपश्म विधि द्वारा, कल्चर मीडिया के द्वारा, या न्यूट्रिशन फिल्म टेक्निक के बारे में। इन सभी मेथड्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।